वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। आज से हम एक नई यूनिट जेनेटिक्स शुरू कर रहे हैं। अगर हम सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द को देखें, जेनेटिक्स शब्द को देखें, जेनेटिक्स शब्द दिया था बेट्सन नामक साइंटिस्ट। किसने दिया था? बेट्सन ने दिया था। अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूं तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की बात की जाए वो बेट्सन है। वो कौन है? बेट्सन। और अगर बात की जाए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, वो है मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, अब हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी की जाती है। जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? एक तो हेरिडिटी, किसे कहते हैं? वंशानुगति। हेरिडिटी की स्टडी की जाती है। एक किसकी स्टडी की जाती है? वेरिएशंस की स्टडी की जाती है। विभिन्नताओं की स्टडी की जाती है। विभिन्नताएं। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी की जाती है। अगर हेरिडिटी की बात की जाए, वंशानुगति की बात की जाए, तो वंशानुगति क्या है? फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज। फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में जाती है। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वालिटी या कोई मेंटल क्वालिटी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए, ठीक है, इसके अध्ययन को वंशानुगति या हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, और इसकी स्टडी किसमें की जाती है? जेनेटिक्स में की जाती है। वेरिएशंस क्या है? विभिन्नताएं क्या है? देखिए, कोई स्पीशीज है या कोई पॉपुलेशन, स्पीशीज या पॉपुलेशन, दोनों में जो डिफरेंसेस होते हैं, दोनों में जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस जो होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? वेरिएशंस या विभिन्नताएं कहते हैं। स्पीशीज या पॉपुलेशन में जो भी डिफरेंसेस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। स्पीशीज और पॉपुलेशन में क्या फर्क है? स्पीशीज और पॉपुलेशन में क्या फर्क है? जैसे हम सब लोग कैसे हैं? होमोसेपियंस है। कैसे होमोसेपियंस है? सारे होमोसेपियंस मिलकर आपस में एक स्पीशीज का फॉर्मेशन करते हैं। एक जैसे ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर एक स्पीशीज का फॉर्मेशन करते हैं। स्पीशीज क्या है? जो आपस में रिप्रोडक्शन कर पाए, जनन कर पाए। स्पीशीज में मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे।
सिर्फ मेल को स्पीशीज नहीं कह सकते, सिर्फ फीमेल को स्पीशीज नहीं कह सकते। स्पीशीज वो है जो आपस में रिप्रोडक्शन कर पाए, यानी एक जैसे ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर स्पीशीज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और अगर वो स्पीशीज एक ही प्लेस पे एक टाइम पे हो, वन प्लेस पे, वह एक ही समय में हो, एक समय पे एक ही प्लेस पे हो, उसे पॉपुलेशन बोलेंगे। जैसे भारत की पॉपुलेशन, ठीक है। तो एक प्लेस पे एक टाइम पे जो भी स्पीसीज है उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। जैसे भारत की पॉपुलेशन होगी या अमेरिका की पॉपुलेशन होगी, क्योंकि वो सभी एक स्पीशीज के हैं और एक टाइम पे एक ही प्लेस पे मौजूद है, ठीक है। और उनमें जो डिफरेंसेस होंगे उन्हें क्या कहेंगे, वेरिएशंस कहेंगे। उनमें जो विभिन्नताएं होंगी उन्हें विभिन्नताएं कहेंगे, वेरिएशंस कहेंगे, ठीक है। अब वेरिएशंस को डिटेल में समझते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएशंस की। वेरिएशंस की बात, विभिन्नताओं की बात करते हैं। वेरिएशंस बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है सोमेटिक वेरिएशन, सोमेटिक या कायिक विभिन्नताएं। एक होती है जर्मिनल वेरिएशंस, जननिक विभिन्नताएं। अगर मैं सोमेटिक वेरिएशंस की बात करूं, ये किसी इंडिविजुअल में होती है। किसी इंडिविजुअल में होती है। जैसे ही उस इंडिविजुअल की डेथ होती है, ये वेरिएशन उसी के साथ डेथ खत्म हो जाती है। जैसे उस इंडिविजुअल की क्या होती है, डेथ होती है, ये वेरिएशंस उसी के साथ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे हम सब लोग पेंटाडेक्टाइल हैं, हमारी कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां। कैसे हैं पेंटाडेक्टाइल, 5 उंगलियां। लेकिन ऋतिक रोशन को देख लीजिए, उनमें 6 उंगलियां। वो कैसा है, वो हेक्साडेक्टाइल है। तो ये वेरिएशन जो आया है, ये सोमेटिक वेरिएशन है। जो इंडिविजुअल में है, जो सिर्फ इंडिविजुअल में, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगा, ठीक है। ये कौन सी वेरिएशंस है, ये सोमेटिक वेरिएशंस है। जर्मिनल वेरिएशन जर्मिनल सेल में पाई जाती है। जर्मिनल सेल में पाई जाती है। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली जाती है। वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में, अनदर जनरेशन में चली जाती है। जैसे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है हमारे पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप है, या डिजीज देख लीजिए, हीमोफीलिया। ठीक है, ये डिजीज क्या है, पेरेंट्स से मदर के, पेरेंट्स से आगे चाइल्ड में जाती है, ठीक है। ये जर्मिनल वेरिएशंस है, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएशंस दो तरह की। एक सोमेटिक वेरिएशन जो इंडिविजुअल के साथ, डेथ के साथ ही खत्म हो जाती है। जैसे हम सब लोग पेंटाडेक्टाइल हैं, लेकिन जो हेक्साडेक्टाइल होते हैं, जिनकी 6 उंगलियां होती हैं, वो आ गई। जर्मिनल वेरिएशन में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, जैसे कोई ब्लड ग्रुप हो गया या हीमोफीलिया हो गई। अब आगे चलते हैं। अगर मैं वेरिएशंस की बात करूं तो वेरिएशंस फिर से दो तरह की होती है। एक वेरिएशन होती है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। एक वेरिएशन होती है डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। सतत विभिन्नताएं और असतत विभिन्नताएं, इनको देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस को देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस मियोसिस में पाई जाती है, अर्धसूत्री विभाजन में पाई जाती है। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में पाई जाती है। ये वेरिएशंस क्रॉसिंग ओवर के कारण होती है।
कैसे, इसे देखिए। मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये क्या है, दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम पर ओवरलैप करता है, कब, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में। ठीक है, इसे क्रॉसिंग ओवर नाम दिया जाता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम पर ओवरलैप करता है, एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र पे क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है, ओवरलैप शो करता है, जिस कारण से जीन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जीन, इसका जीन इसमें चला जाएगा, इसका जीन इसमें आ जाएगा, जिस कारण से वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। जिस कारण से क्या उत्पन्न होती है, वेरिएशंस उत्पन्न होती है। ये क्रॉसिंग ओवर के कारण हो रही है। इन वेरिएशन को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर के कारण उत्पन्न होती है। अगर बात करो डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस की, ये म्यूटेशन के कारण, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन सडन चेंज होता है, अचानक होने वाला परिवर्तन, जो वंशानुगत हो, जो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में जाए। म्यूटेशन क्या है, अचानक होने वाला परिवर्तन, सडन होने वाला चेंज, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस कहलाता है। मान लीजिए कोई म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन से कोई चीजें चेंज हो गई, जैसे हमने पढ़ा होगा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये क्या है, ये सब म्यूटेशन ही तो है। ठीक है, या हमने हीमोफीलिया का एग्जांपल पढ़ा था, वो क्या था, वो म्यूटेशन के कारण ही हो रहा था। हीमोफीलिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये सब क्या है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते हैं। ये भी एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है। कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। देखिए, एक क्रोमोसोम हमें पेरेंट से मिलता है, एक क्रोमोसोम मदर से मिलता है, एक क्रोमोसोम फादर से मिलता है। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम पर एक जैसे जीन पाए जाते हैं। जैसे हेयर के कलर का जीन दोनों क्रोमोसोम पे पाया जाएगा। ये हो सकता है कि फादर का जो जीन है वो ब्लैक हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मदर का जो जीन है वो अलग हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। कैसे क्रोमोसोम कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और ये होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बंधे हो रहे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बंधे हो रहे हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बंधे। यहां पे भी जो वेरिएशंस होंगे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे जो वेरिएशन होगी ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, और ये तो बड़े चेंजेस हैं, सडन चेंजेस है, ये सडन नहीं हो रहे, ये सडन चेंजेस है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, और यहां पे नई स्पीशीज का उत्पन्न हो सकता है, स्पीशीएशन उत्पन्न हो सकता है, नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये था वेरिएशंस। वेरिएशंस के बाद हम बात करते हैं मेंडल की।
अब हम बात करते हैं मेंडल की। मेंडल की बात की जाए तो मेंडल का जो बर्थ है वो 20 जुलाई 1822 में हुआ, ऑस्ट्रिया नामक कंट्री में, ऑस्ट्रिया नामक कंट्री में। ठीक है, अगर मेंडल की बात की जाए तो ये हाइजेनड्रॉफ प्रांत में इसका बर्थ हुआ, हाइजेनड्रॉफ प्लांट में, हाइजेनड्रॉफ प्रांत के सिल्सियन विलेज में। हाइजेनड्रॉफ प्रांत के सिल्सियन विलेज में मेंडल का बर्थ हुआ। अगर मेंडल की बात की जाए, ठीक है, तो इसने 1856 से 1863 तक, 1856 से 1863 तक पाइसम स्टाइलम पर स्टडी की, उद्यान मटर पर स्टडी की। उद्यान मटर या पाइसम स्टाइलम पे अध्ययन किया। मेंडल ने किस पे अध्ययन किया? पाइसम स्टाइलम या उद्यान मटर पे अध्ययन किया। ये ब्रून शहर के पादरी थे, ब्रून के मोनेस्ट्री में काम करते थे, मोनेस्ट्री में काम करते थे, ब्रून सिटी की मोनेस्ट्री में काम करते थे। इन्होंने 1865 में 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक एक एनुअल मैगजीन अपना जो भी इसने काम किया था, अपना जो भी वर्क किया था, उस वर्क को छापा। किसमें छापा? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में अपने काम को छापा। किस नाम से छापा? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ये हेडिंग थी, जिस हेडिंग पे इसने अपने जो भी प्रैक्टिकल्स थे, जो भी प्रयोग थे, वो छापे थे, उसको पब्लिश किया था। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस नाम पे इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट को छापा। इन्होंने चार्ल्स डार्विन को अपने एक्सपेरिमेंट बताए, अपने एक्सपेरिमेंट सारे दिए, लेकिन चार्ल्स डार्विन उस समय इवोल्यूशन की थ्योरी पे काम कर रहे थे, उन्होंने ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया। 1884 में मेंडल की डेथ हो जाती है। मेंडल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, किडनी प्रॉब्लम के कारण, किडनी डिजीज के कारण। और मेंडल को अपने जीवन भर कोई प्रसिद्धि नहीं मिली। मेंडल को अपने काम की कोई जीवन भर प्रसिद्धि नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मेंडल ने जो काम किए थे वो उस समय के साइंटिस्ट के समझ में नहीं आए थे। मेंडल के काम बहुत एडवांस थे, बहुत आगे के काम थे, उस समय के साइंटिस्ट को इनके काम समझ में नहीं आए। चार्ल्स डार्विन को प्रैक्टिकल भेज करके भेजे, चार्ल्स डार्विन ने भी इतना ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि वो इवोल्यूशन की थ्योरी पे काम कर रहे थे। मेंडल की डेथ बिना किसी मतलब कोई ऐसा नहीं था कि उस समय बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे, एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में हो जाती है। बाद में 1900 में इसके जब काम की रीडिस्कवरी की गई तब इसको उतनी इंपॉर्टेंस मिली। अब बात करते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल की। रीडिस्कवरी की अगर मैं बात करूं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल की, रीडिस्कवरी की बात करूं तो 3 साइंटिस्ट थे। एक था हॉलैंड से, एक जर्मन का साइंटिस्ट था और एक साइंटिस्ट ऑस्ट्रिया का था। हॉलैंड के साइंटिस्ट थे ह्यूगो डिविच,
जर्मन के साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट थे टी शर्मेक। इन तीनों ने जो एक्सपेरिमेंट किए ये उसी रिजल्ट पे पहुंचे जो रिजल्ट मेंडल ने दिया था, ठीक है। और इन्होंने सारा श्रेय, अपना जो भी एक्सपेरिमेंट था सारा श्रेय मेंडल को दिया, ठीक है। ये तीनों साइंटिस्ट, ये रीडिस्कवरी हुई थी सन 1900 में हुई थी। तीन साइंटिस्ट हॉलैंड, जर्मन और ऑस्ट्रिया के ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और टी शर्मेक ने रीडिस्कवरी की थी मेंडल के कामों की। अब आगे चलते हैं। देखिए मेंडल इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ था, उसकी बात करते हैं कि मेंडल इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ। मेंडल की सक्सेस का सबसे बड़ा राज ये था कि उसने पाइसम स्टाइलम को खोजा था, पाइसम स्टाइलम का प्रयोग किया था। किस पे खोज की थी? पाइसम स्टाइलम पे। ये एक एनुअल प्लांट है, एनुअल प्लांट है। कैसा प्लांट है, कैसा पौधा है? वार्षिक पौधा है। ये एक ही सीजन में अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लेता है, एनुअल प्लांट है, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। कैसा प्लांट है? द्विलिंगी पादप है, मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट है। इसीलिए यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पाए जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन भी पाया जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी पाया जाता है, ठीक है। कैसा था? एनुअल प्लांट था। कैसा था? बाइसेक्सुअल था। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पाए जाते थे। यहां पे जो भी कैरेक्टर्स किए थे वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण कौन से होते हैं? जैसे टॉल और बाफ होते हैं। लंबा व बोना, हम आंखों से देख के बता सकते हैं कि ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। हम आसानी से देख के बता सकते हैं कि ये पौधा लंबा है, बोना है। इस पौधे का फ्लावर का कलर क्या है, इस पौधे की जो पोड है यानी फली है उसका रंग क्या है, यानी आसानी से हम इसे देखकर बता सकते हैं। इसीलिए मेंडल ने कॉन्ट्रास्टिंग कलर का इस्तेमाल किया और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का इस्तेमाल किया। इसके बाद जो कैरेक्टर्स थे उनमें लिंकेज एब्सेंट थी। मेंडल एक समय पे एक ही कैरेक्टर की स्टडी कर पा रहा था, ठीक। एक समय पर एक ही कैरेक्टर की स्टडी मेंडल ने की थी। सेल्फ पॉलिनेशन था, क्रॉस पॉलिनेशन था, और सबसे बड़ी बात ये थी मेंडल प्योर लाइन प्राप्त कर पा रहा था, प्योर लाइन प्राप्त कर पा रहा था। सबसे पहले मेंडल ने प्रैक्टिकल नहीं की, उसने प्योर लाइन की छांट की, उसने प्योर लाइन को खोजा। प्योर लाइन जैसे लंबा है तो उसने टी को खोजा, अगर बोना है तो स्मॉल टी और स्मॉल टी को खोजा। उसने टी और टी को एक्सपेरिमेंट में पहले शामिल नहीं किया। ये F1 पीढ़ी में बनी थी। जो पेरेंट्स लिए थे वो टी और स्मॉल टी लिए थे, इसको उसने पेरेंट्स के रूप में इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। प्योर जो चीजें थी उसको छांटा था। लंबा था तो कैपिटल टी और बोना था स्मॉल टी। अब आंखों से तो दिखाई देता नहीं था, इसने सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, प्योर लाइन प्राप्त की थी। और प्योर लाइन प्राप्त करने के बाद ही उसने एक्सपेरिमेंट को शुरू किया था, ठीक है। तो उसने प्योर लाइन को प्राप्त किया था, यह उसकी सबसे बड़ी खास बात थी। और इसने अपना स्टैटिकल रिकॉर्ड रखा था, क्या सांख्यिकी रिकॉर्ड रखा था कि किस किस तरह से इसको तैयार किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं।
अब हम वो 7 कैरेक्टर्स देखते हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखते हैं जिनकी स्टडी मैंने की थी। कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? पहला कैरेक्टर था प्लांट की हाइट का, प्लांट की हाइट का। दूसरा क्या था? फ्लावर के कलर का, फ्लावर के कलर का। फ्लावर की पोजीशन, पोड शेप, फली की आकृति, पोड का, पोड की शेप थी, पोड का कलर था, सीड की शेप, और सीड का कलर था। सीड का कलर था। ये 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने दिए थे। अगर प्लांट हाइट की बात की जाए तो या तो प्लांट टॉल होगा या कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। फ्लावर कलर की बात की जाए, कई जगह पर्पल लिखा है, कई जगह वॉयलेट लिखा है। एनसीईआरटी वॉयलेट लिखती है, इसलिए हम वॉयलेट की तरफ जाएंगे, या व्हाइट होगा। पर्पल मिल जाए डर मत जाना कि सर पर्पल, एनसीईआरटी में वॉयलेट लिखा है तो मैं वॉयलेट की तरफ जा रहा हूं। फ्लावर की पोजीशन या तो एक्सिलरी फ्लावर होगा, ठीक है, या फ्लावर कैसा होगा? टर्मिनल होगा। अंतस्थ या शीर्षस्थ। एक्सिलरी फ्लावर का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई प्लांट है, यहां से कोई लीफ निकल रही है, इस एक्स पे कोई फ्लावर हो, इसे कहते हैं एक्सिलरी फ्लावर, या बिल्कुल टर्मिनल पे कोई फ्लावर हो, इस तरह से, ठीक है। पोड का शेप, पोड या तो इनसेक्टेड होगा, पोड यानी फली, या कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, फूली हुई फली होगी या सिकुड़ी हुई फली होगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी। पोड का कलर, जो फली का रंग है वो कैसा होगा? या तो वो ग्रीन होगा या वो येलो होगा। फली जो मटर की होगी वो ग्रीन कलर की होगी या किस कलर की होगी? येलो कलर की होगी। सीड का शेप, सीड या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, झुर्रीदार। और सीड का कलर, सीड का कलर कैसा होगा? ये उल्टा हो जाएगा, ये येलो और ग्रीन हो जाएगा। इस तरह से। तो मेंडल ने इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की थी, ठीक है। अब क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो क्रॉसिंग ओवर है उससे आने वाले वेरिएशंस को क्या कहते हैं? हम पढ़ चुके हैं, उन्हें रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। वो क्वेश्चन आया हुआ है, वो स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में आया कि जो क्रॉसिंग ओवर है उससे जो वेरिएशंस पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन इस सारणी में आया हुआ है, एक इस सारणी पे आया हुआ है। उसने पूछा था कि किस कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी नहीं की थी, ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन था, उसको टिक करना था। 3 ऑप्शन इसी सारणी के अंदर से थे, ठीक है। एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो 2015 में आया था और पिछले साल रिपीट हुआ था, फर्स्ट ग्रेड 2022 में और 2015 में स्कूल लेक्चरर में। वो ये क्वेश्चन था कि मेंडल ने कितनी वैरायटीज की स्टडी की थी। मेंडल ने कितनी वैरायटीज की स्टडी की थी? मेंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की थी और हर कैरेक्टरिस्टिक्स की 2 वैरायटी है। तो मेंडल ने टोटल 14 वैरायटीज की स्टडी की थी। ये क्वेश्चन 2022 स्कूल लेक्चरर और 2015 स्कूल लेक्चरर में आया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस सारणी से था, एक क्वेश्चन वैरायटीज पूछी थी, और एक क्वेश्चन आज के लेक्चर में कौन सा था कि जो क्रॉसिंग ओवर है उससे जो वेरिएशंस पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अब आगे चलते हैं।
मेंडल ने जिस प्लांट पे स्टडी की थी वो था पाइसम स्टाइलम। इसी पे स्टडी की थी। और अगर पाइसम स्टाइलम की बात की जाए, पाइसम स्टाइलम की बात की जाए, ये होता है डिप्लॉइड अवस्था में। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 14 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है सर। और जीनोम में कितने क्रोमोसोम होंगे? 7। कितने क्रोमोसोम होंगे? 7। ये पहला क्रोमोसोम आ गया, ये दूसरा क्रोमोसोम आ गया, ये तीसरा क्रोमोसोम आ गया, ये चौथा क्रोमोसोम आ गया, ये पांचवा आ गया, ये छठा आ गया, और ये सातवां क्रोमोसोम, आखिरी क्रोमोसोम आ गया। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7 क्रोमोसोम आ गए। ऐसे ही पहले क्रोमोसोम पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक तो है फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर। एक क्या है? सीड का कलर। ठीक है। दूसरे क्रोमोसोम, तीसरे क्रोमोसोम पर कोई कैरेक्टर नहीं पाया जाता, चौथे क्रोमोसोम पर फिर 3 कैरेक्टर पाए जाते हैं। पोड का शेप, फ्लावर की पोजीशन, और पोड का शेप, फ्लावर की पोजीशन और प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट। यहां पे 5वें पे पाया जाता है पोड का कलर, पोड का कलर, और यहां पे पाया जाता है सीड शेप 7वें पे। तो 7 क्रोमोसोम पर 7 कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। दूसरे, तीसरे और छठे क्रोमोसोम पर, दूसरे, तीसरे और छठे क्रोमोसोम पर कोई कैरेक्टर नहीं मिलता।